अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने बात की कि रेवेन्यूज क्या होते हैं, उससे पहले हमने एक्सपेंसेस को डिस्कस किया और उससे पहले हमने एसेट्स पर बात की। ठीक है भाई, तो 3 हेड ऑफ अकाउंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स पर हम बात कर चुके हैं और चौथा हमारा एलिमेंट क्या है भाई, लायबिलिटीज। देखिए भाई, लायबिलिटीज के अगर हम डायरेक्ट मीनिंग पर जाएं तो इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशंस। अब आपने कहा ये मीनिंग बताने के बजाय आपने एक और मुश्किल वर्ड बता दिया। देखिए भाई, आसान कर देते हैं बात को। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है उर्दू में जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी का मतलब क्या है यहां पर? देखिए, एक तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों की बात नहीं हो रही, बिजनेस को सोचना है। देखिए, मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि अगर आप बिजनेस को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा और बिजनेस की साइड से सोचते हुए काम करना है आपने। अब बिजनेस पर क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं और किस तरीके से हो सकती हैं? देखिए भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने किसी भी शख्स से पैसा उधार लिया या किसी भी कंपनी से पैसा उधार लिया, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे जो एक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए मैंने वो पैसा लिया है, उतने टाइम पीरियड में मुझे क्या करना है, उसको वो पैसा रिटर्न करना है, वापस करना है। तो यकीनन ये मेरी क्या हो गई, जिम्मेदारी हो गई। क्या हम इसको कर्ज कह सकते हैं? यस, हम इसको कर्ज कह सकते हैं कि ये कर्ज भी तो हमारी एक क्या है, जिम्मेदारी है। तो जिसको हमने क्या करना है, विद इन अ सर्टेन पीरियड हमने इस पैसे को वापस करना है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, किसी से माल खरीदता हूं, यानी कोई भी सामान खरीदता हूं, यानी गुड्स खरीदता हूं, यानी मर्चेंडाइज खरीदता हूं, और मैं उससे कहता हूं कि मैं आपको पेमेंट कुछ टाइम के बाद करूंगा, 15 दिन बाद, 30 दिन के बाद, 45 दिन बाद, 60 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, तो इट मीन्स कि आज जब मैंने ये गुड्स खरीदी, तो जिस वक्त मैंने ये गुड्स खरीदी उस वक्त मैंने उसको पैसे पे नहीं किए। पैसे पे कब करूंगा मैं? बाद में पेमेंट करूंगा इसकी। तो आज की तारीख पर वो मुझ पर क्या है, वो मेरी लायबिलिटी कहलाएगी। मतलब कि मुझे वो पैसा आज पे नहीं करना बल्कि फ्यूचर में पे करना, और जब तक कि मैं उसकी पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो अमाउंट मेरे ऊपर क्या रहेगी, लायबिलिटी। तो इसी तरह बिजनेस पर सोचें कि बिजनेस क्या करता है, बिजनेस गुड्स परचेज करता है और फिर क्या करते हैं भाई, उसको आगे माल को बेचा जाता है। तो लाजमी सी बात है कि अगर मैंने आज उधार पर माल क्या किया है, खरीदा है, उसको बेचूंगा, और हो सकता है कि मैं उसको बेचूं भी किस पर, उधार पर। ज्यादातर आमतौर पर जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ज्यादातर उधार पर होती हैं। तो अगर मैं खरीद उधार पर रहा हूं तो बेचूंगा भी उधार पर। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जल्द से जल्द जो उधार पर बेचा है उससे पैसा रिकवर करूं और अपनी लायबिलिटीज क्या करूं, सेटल करूं। ठीक है, समझ आ गई यहां तक के बात कि लायबिलिटीज क्या है? फिर मैंने एक और बात भी लिखी है, पूरा पढ़ लेते हैं इसको। लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं भाई, ये जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं कंपनी की। और अमाउंट ओड टू द क्रेडिटर्स, और अमाउंट ओड टू द क्रेडिटर्स का मतलब यह है कि मतलब हम लायबल हैं, हमारे ऊपर ये कर्ज है। ये कर्ज हमने क्या करना है, किसका कर्ज है, किसको पे करना है, हमने किसको पे करना है, हमने क्रेडिटर्स को पे करना है। क्रेडिटर्स को अगर उर्दू में देखें तो लेनदार, यानी हर वो शख्स जिसका हमने पैसा देना है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा। यानी मैंने किसी से माल खरीदा है तो इसका मतलब उसको अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो शख्स मेरा कौन कहलाएगा, उसे मैं बोलूंगा क्रेडिटर। तो इसी तरह बिजनेस जब किसी दूसरे बिजनेस से माल खरीदेगा और उसको पैसे बाद में पे करेगा, तो इसका मतलब कि हमारा बिजनेस उस बिजनेस, यानी वो जो बिजनेस है वो बिजनेस हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। और इसी तरह से उस बिजनेस की साइड से अगर आपने सोचा तो हमारा बिजनेस उसके लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। तो एक और वर्ड है, ठीक है। तो डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिसने पैसे देने होते हैं, और क्रेडिटर कौन होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं अमाउंट ओड टू क्रेडिटर, तो मतलब किसकी साइड से बात हो रही है, डेटर की साइड से बात हो रही है। यानी हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, अमाउंट पे करनी है। तो इसका मतलब ये हम पर लायबिलिटी है, हम पर ये जिम्मेदारी है कि हमने इसको सेटल करना है फ्यूचर में। ठीक है भाई, समझ आ गई बात यहां तक के? अब लायबिलिटीज के हवाले से अगर मैं ये देखूं कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास होते हैं, तो आपने कहा लायबिलिटीज के हवाले से डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं आपके पास। नंबर 1 मैंने कहा भाई अकाउंट्स पेएबल। आप लोग जरा याद करें तो हमने कहा था, एक वर्ड यूज किया था अकाउंट्स रिसीवेबल। तो वहां मैंने क्या बात की थी आपसे
कि वो आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है। इसी तरीके से यहां वर्ड क्या आ रहा है, पेएबल आ रहा है। पेएबल का मतलब क्या है कि ये पैसा अभी हमने अदा नहीं किया, ये पैसा हम क्या करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। तो जब तक कि मैं इसकी पेमेंट नहीं कर देता तब तक ये मेरे सर पर क्या रहेगा भाई, एक कर्ज रहेगा, एक उधार रहेगा। और ये किस नाम से लिखा जाएगा, पेएबल के नाम से लिखा जाएगा। फिर वही बात, एक होता है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल और दूसरा होता है बेटा नोट्स पेएबल। और नोट्स पेएबल मैं बता चुका हूं पहले भी आपको कि नोट्स पेएबल क्या होता है भाई, एक प्रोमिसरी नोट होता है जो प्रॉमिस होता है दो पार्टीज के दरमियान में। अब देखिए भाई, ये नोट कौन बनाएगा, कौन इशू करेगा। देखिए अगर मैंने खरीदा है, ठीक है, तो मैं रिटर्न में क्या बनाऊंगा, एक नोट बनाऊंगा। और मैं वो नोट किसको इशू करूंगा, मैं इशू करूंगा जिससे मैंने ये माल खरीदा है, ठीक है, तो मैं उसको इशू करूंगा। ठीक है, तो इशूअर कौन हुआ इसका, मैं इशूअर हुआ, मैंने माल खरीदा है और मैं कमिटमेंट करूंगा कि भाई मैं इतने टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है, एक रिटन एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान में, प्रॉमिस हो रहा है दो पार्टीज के दरमियान। सिर्फ समझने वाली बात क्या है कि भाई ओरल एग्रीमेंट होगा तो अकाउंट्स पेबल, और अगर नोट इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे, प्रॉमिसरी नोट है, तो फिर वहां पे क्या लिखेंगे हम, नोट्स पेबल के नाम से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर होती है यहां तक की बात। तो ये ओरल एग्रीमेंट हो गया और ये रिटन एग्रीमेंट हो गया। अलबत्ता दोनों ही सूरतों में है तो ये पेएबल, पैसे तो पे करना है, और ये दोनों ही सूरतों में हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। लायबिलिटी क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हमारी जितनी भी ऑब्लिगेशन होती हैं, जो भी अमाउंट हम ओ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज हमारे पास आती है वो क्या आती है भाई, लोन्स, या बैंक लोन कह लें आसानी के लिए, बैंक लोन्स। तो जितने भी बैंक लोन्स होंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम एसेट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एसेट्स आपके दो तरह के, आमतौर पे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। फिर मैंने कहा था कि भाई ये जो करंट और नॉन करंट का डिफरेंस है अभी आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जब बैलेंस शीट करेंगे, यानी अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो मैं बहुत डिटेल में वहां पर समझाऊंगा कि करंट एसेट्स क्या हैं, करंट एसेट्स क्या हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या हैं। फिर मैंने आपको मजीद बताया था कि नॉन करंट एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, यानी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। सिमिलरली हमारे पास जो लायबिलिटीज होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए बेटा, मेरा मकसद ये है कि हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हर एक बात को जब वो क्लियर करते हुए चलें, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सामने हर चीज आती जाएगी, और जब ये कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा तो आप फिर बेहतर इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हमने क्या सीखा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एग्जाम पास करवाना नहीं है आपको, बल्कि एग्जाम्स तो पास करना मकसद है ही, लेकिन एग्जाम पास करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन गेन करना, नॉलेज गेन करना, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना, ये मकसद है। तो इसलिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर एक चीज का एक तरीकेकार होता है, ठीक है, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हर बात हमें समझ आती रहेगी। चलिए मैं बढ़ते हैं आगे। तो लोन्स या बैंक लोन्स की बात करते हैं। तो बैंक लोन में क्या भाई, मैंने बैंक से पैसा लिया। अब अगर ये पैसा मैं अगर लेता हूं, 1 साल के लिए भी ले सकता हूं मैं, 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। तो अल्टीमेट अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने जिस भी टर्म पर लिया, चाहे 1 साल की टर्म पर लिया, 1 साल की कंडीशन पर लिया, या 10 साल की कंडीशन पर लिया, इन बोथ केसेस ये है तो मेरी लायबिलिटी, है तो मेरी ऑब्लिगेशन, मुझे क्या करना है, इस पैसे को इन फ्यूचर पे करना है, तो ये भी क्या कहलाएगा, मेरी लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या हो सकता है आपके पास। नंबर 4 पर हम कहते हैं भाई एक चीज जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट को समझाता हूं मैं एक एग्जांपल के जरिए। मिसाल के तौर पे होता क्या है कि मेरा अकाउंट एक बैंक में, ठीक है, और उस अकाउंट में मेरे पास इस वक्त करंट बैलेंस क्या है, 0 है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब 0 बैलेंस होते हुए भी मुझे किसी को करनी है पेमेंट। अब मैंने उसको चेक बनाकर दिया, चेक लिख कर दिया 10,000 रुपए का। अब आपसे मेरा ये सवाल, क्या अगर ये चेक लेकर बैंक में जाता है
तो क्या मेरा बैंक इसको ये 10,000 रुपए पे कर देगा? तो आप में से सब तकरीबन यही कहेंगे नो, पेमेंट नहीं करेगा बैंक आपका। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, जीरो बैलेंस है। तो इट मींस के आप अगर आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस होता है तो फिर वो बैंक पेमेंट नहीं करता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, मेरा बैंक पेमेंट कर देगा। अब अगर मैंने ये बात कही है तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई कहानी जरूर है। तो समझना क्या है बेटा, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बैंक मुझे एक लिमिट देता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो भी हो जाए तो भी आप, मिसाल के तौर पे मेरे बैंक ने मुझे 20,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी, मतलब कि मेरा बैंक मुझसे कहता है अमजद साहब अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो भी हो जाए तो भी आप क्या कर सकते हैं, 20,000 रुपए तक का विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर 10,000 का, जब अगर अब आपसे सवाल पूछूं कि बताएं क्लियर होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे यस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि सर ये मेहरबानी बैंक आपके साथ क्यों करेगा? कोई तो बात होगी। यस बिल्कुल होगी, हर किसी के साथ ये बैंक ये मेहरबानी नहीं करता, अपने अच्छे कस्टमर्स के साथ करता है जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, वेल रेपुटेशन कंपनीज होती हैं, उनको ही ये ऑफर दी जाती है, हर एक को ये ऑफर नहीं दी जाती। मतलब इन शॉर्ट जो नहीं भागेगा उनको पता है ये पैसा दे देगा, उनको ही ऑफर दी जाएगी, बाकी अदरवाइज हर किसी को ये ऑफर नहीं दी जाएगी। तो अब सवाल ये है कि सर आपने कहा ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी कैसे? भाई ऐसी बात है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा बैलेंस जीरो हो गया और फिर भी मैंने 10,000 का चेक दिया और बैंक ने फिर भी मेरे बेहाफ के ऊपर 10,000 रुपए मेरी पार्टी को पे कर दिए, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे ओवरड्राफ्ट की लिमिट तो दे रहा लेकिन वो मुझसे पैसे वापस नहीं लेगा। बिल्कुल पैसे वापस लेगा, जब मैं अगला डिपॉजिट करूंगा तो वो मेरे अकाउंट से वो पैसे काट लेगा, बल्कि ना सिर्फ वो मेरे पैसे काटेगा बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी सूद भी लेगा मुझसे। तो जब तक मैं अगला डिपॉजिट नहीं करवाता तब तक तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो तो लायबिलिटी रहेगी, उससे बोलूंगा मैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और आसान समझने के लिए भाई हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो आपके पास लोन लेते हैं आप लोग फोन में। अब जब आप लोन लेते हैं तो क्या होता है, उससे आपका बैलेंस जीरो होता है, नेगेटिव में चला जाता है आपका बैलेंस। जब आप अगला रिचार्ज करते हैं तो अगले रिचार्ज के ऊपर क्या होता है, पहले वो अमाउंट कटती है, ना सिर्फ वो अमाउंट कटती है बल्कि उसके ऊपर आपके कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, 2 रुपए 3 रुपए, वो भी कटने के बाद फिर आपके अकाउंट में नया बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब तक अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगला डिपॉजिट अगला रिचार्ज नहीं करवाते तब तक तो वो आपके ऊपर कर्ज ही है ना, एक लायबिलिटी है। तो यह ओवरड्राफ्ट के लिए ये एग्जाम्पल भी इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई बातें हमारी, ये है हमारी लायबिलिटीज। और एक और वर्ड हम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस, आप कहेंगे ये नाम इसके साथ आ रहा है एक्सपेंस और आप इसको कह रहे हैं लायबिलिटी। यस मैं कह रहा हूं लायबिलिटी, तो यकीनन कोई बात होगी इसके पीछे भी। देखिए भाई एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है। एक्सपेंस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेट सपोज कि मेरा एक्सपेंस हो गया, अब आप कहेंगे सर एक्सपेंस हो गया से क्या मुराद है। एक्सपेंस हो गया से मुराद यह है कि मैंने किसी शख्स से सर्विसेज ले ली, मतलब मेरे पास मेरा एक बंदा काम करता है, उससे मैंने पूरे महीने में काम ले लिया लेकिन उसको मैंने अभी तनख्वाह पे नहीं की, मैंने कहा भाई अगले महीने करूंगा, यानी अगले महीने की 2, 3, 4 तारीख को पे करूंगा। अब आप मुझे बताएं कि ये खर्चा कौन से महीने का होगा, जिस महीने मैंने उससे सर्विस ली है उस महीने का खर्चा होगा या उससे अगले महीने का खर्चा होगा। आपने कहा नहीं, जिस महीने आपने सर्विस ली है खर्चा ये है उसी महीने का। देखिए बेटा मैं एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आगे चल के बहुत डिटेल में बात करूंगा एक्रूअल बेसिस पर, तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं आपको। तो क्या होगा, मैंने कहा भाई एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया का मतलब क्या है कि मैंने सर्विसेज ले ली। तो जब मैंने सर्विसेज ले ली तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मेरा एक्सपेंस हो चुका, मुझे उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। लेकिन क्या मैंने उस एक्सपेंस की पेमेंट की? जवाब है नो, इस मंथ में नहीं की, अभी आपने पेमेंट नहीं की। पेमेंट आप कब करेंगे, नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो इसका मतलब कि जब तक कि मैं उसको पे नहीं करता वो एक ऐसा एक्सपेंस है जो मेरा अनपेड एक्सपेंस है। अनपेड एक्सपेंस या एक्रूड एक्सपेंस, बात एक ही है। तो अनपेड एक्सपेंस बोले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोले। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी सेम यहां पर यही होगा कि भाई आपने सर्विसेज तो ले ली हैं, जिस काम के लिए आपने उसको रखा है उस बंदे से, वो काम तो आपने ले लिया लेकिन उसके बदले की अभी जो पेमेंट करनी थी, जो सैलरी उसको पे करनी थी, वो आपने अभी पे नहीं की। तो ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो इनकर तो हो जाएंगे, इनकर मतलब उनकी सर्विसेज तो ले ली जाएंगी
वो जो काम है वो तो ले लिया जाएगा, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं होगी, तो उस ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे भाई, एक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे। तो यकीनन अगर पैसे नहीं दिए हैं तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जो मुझे क्या करना है, पे करना है अगले महीने। तो इसका मतलब आज तो ये मेरी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। तो इसी तरीके से ये मैंने आपसे 5 किस्म की लायबिलिटीज डिस्कस की, और भी आपके सामने आ सकती है, मुख्तलिफ किस्म की लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, एक और वर्ड होता है हमारे पास अनअर्न्ड, चले डिस्कस कर लेते हैं, अनअर्न्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो छठा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है भाई, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। देखिए इनकम पर तो मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी ना। इनकम क्या होगी कि जब कभी भी आप किसी को क्या करेंगे, सर्विसेज देंगे। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि मैंने सर्विसेज देने से पहले कैश रिसीव कर लिया, यानी मिसाल के तौर पे आप लोग देखते हैं अक्सर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आप क्या करते हैं, अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपका ईयर स्टार्ट नहीं, मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, आप मंथ स्टार्ट पर ही क्या करते हैं, अभी यानी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही आप उनको पेमेंट कर देते हैं। अब जरा उस इदारे की तरफ से सोचें, अब जब अगर आप उस इदारे की तरफ से सोचेंगे तो इसका मतलब कि उस इदारे ने अभी आपको जिस चीज के लिए उसने पैसे लिए हैं, जिस काम के लिए उसने पैसे लिए हैं, वो सर्विस अभी डिलीवर नहीं की, अभी वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो अगर मैं किसी से भी पैसे ले लेता हूं, किसी भी काम के एडवांस में ले लेता हूं, यानी वो चीज, वो इनकम जो फ्यूचर में होनी है, वो आज मेरी इनकम नहीं है, मैं उसको इनकम नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इनकम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि जब तक कि आप सर्विसेज डिलीवर ना कर दें, जब तक कि आप सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दें, तब तक वो आपके बिजनेस की इनकम नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने तो पैसे भी ले लिए, अब चूंकि ये पैसे क्या हो गए, मुझ पर एक जिम्मेदारी आ गई। क्या जिम्मेदारी आ गई कि अब तो मुझे क्या करना है, इसकी सर्विस डिलीवर करनी ही करनी है। तो जब तक मैं सर्विस डिलीवर नहीं करता तब तक वो पैसे मुझ पर क्या कहलाएगा, वो पैसे मुझ पर एक लायबिलिटी का काम करेगा, वो पैसे मुझ पर लायबिलिटी कहलाएगा। उसको किस नाम से लिखूंगा मैं, उसको अनअर्न्ड के नाम से। अनअर्न्ड का मतलब, अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। अर्न्ड अगर लगा दूंगा तो अर्न्ड का मतलब कमा लिया, अनअर्न्ड का मतलब क्या है कि अभी कमाया नहीं है। मतलब ये एक ऐसी इनकम है जो फ्यूचर में इनकम बनेगी, आज ये इनकम नहीं है। तो जब तक ये इनकम नहीं बनती तब तक ये क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। आगे बेटा और बहुत सारी बातें अनअर्न्ड के हवाले से, इनकम के हवाले से, प्रीपेड्स के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से, बेतहाशा चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर इतनी सी बात भी समझ आ गई है तो इनफ है आपके लिए। तो लायबिलिटीज हमने समझा, लायबिलिटीज यकीनन समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करते हैं किसके हवाले से, कैपिटल के हवाले से, यानी ओनर्स इक्विटी को समझते हैं कि ओनर्स इक्विटी क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।